नमस्कार दोस्तों, कॉन्क्रीट लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम रेस्पिरेशन को समझेंगे। फ्रेंड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जनरली हम एनर्जी प्रोडक्शन को फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि जब हम फूड खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। ऑफ कोर्स हमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारे द्वारा फूड खाने और उससे एनर्जी बनने तक के प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ रेस्पिरेशन भी शामिल है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करके उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड के थ्रू उसे सभी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब किया गया न्यूट्रिशन डायरेक्ट एनर्जी देने का काम नहीं करता। तो कैसे बनती है एनर्जी? खाना खाने के साथ साथ हम सांस भी ले रहे हैं, यानी ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंच रही है। ये ऑक्सीजन हमारी सेल्स में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी इसलिए रेस्पिरेशन करती है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ब्रीदिंग प्रोसेस है जिसमें गैसेस को इनहेल करके लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में एंड ब्लड से सेल्स तक पहुंचती है। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स के अंदर होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है और इस एनर्जी का यूज़ सेल्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए करती है। हर लिविंग स्पीसीज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक सभी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। फ्रेंड्स, जो फूड हम खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होकर सेल्स तक पहुंचते हैं, लेकिन सेल्स द्वारा एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को प्रेफरेंस दी जाती है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है: एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को समझेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। इसकी इक्वेशन समझते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह का रेस्पिरेशन एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस में होता है। नेक्स्ट एंड सेकंड टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है। चलिए इसकी इक्वेशन समझते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने पर उससे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी का प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन के दौरान ईस्ट में देखा जाता है। फ्रेंड्स, कई बार जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो उस सिचुएशन में मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब इन सेल्स में भी ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन किया जाता है। तो चलिए इसकी इक्वेशन समझें। इसमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी फॉर्म होती है। तेज़ दौड़ने से हमारी लेग्स में होने वाला पेन इसी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे कि सेल में रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है और कैसे होता है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बहुत सारे स्टेप्स में होती है, जिसमें एक के बाद एक रिएक्शंस होती रहती हैं। हमने अभी 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन को समझा: एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमें पता है कि इन दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इसलिए इन रिएक्शन का शुरुआती स्टेप एक जैसा ही होता है और ये स्टेप सेल के साइटोप्लाज्म में होता है।
इसमें ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल पाइरूवेट में तोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। आई होप आप ये समझ गए हैं कि रेस्पिरेशन में होने वाला ग्लाइकोलाइसिस सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होने पर पाइरूवेट का फॉर्मेशन हो गया। अब इस पाइरूवेट को ऑर्गेनिजम्स अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन करते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिल सके। पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पाइरूवेट बन जाता है। उसके बाद की रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स एंड मेम्ब्रेन पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं, जिससे एंड प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हमने ईस्ट एंड मसल सेल्स का एग्जाम्पल समझा था। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट एंड पाइरूवेट से एंड प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और हमारी मसल्स में होने वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है, जिसमें एंड प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। फ्रेंड्स, अगर मसल सेल्स को भरपूर ऑक्सीजन मिले तो वो भी हमारी नॉर्मल सेल्स की तरह ही एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं और ये रिएक्शंस पहले साइटोप्लाज्म में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी रिएक्शंस कहाँ पर होती हैं। अगर आपको अभी भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम एटीपी को समझते हैं। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान निकलने वाली एनर्जी का यूज़ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में किया जाता है एंड इस एटीपी का यूज़ सेल की एंडोथर्मिक रिएक्शंस को करने के लिए किया जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब वाटर का यूज़ करके एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। सोचिए कि कैसे एक बैटरी अलग अलग तरह के यूजेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कार्स, बाइक्स में बैटरी होती है, हमारे टीवी के रिमोट में बैटरी होती है, अलग अलग तरह के खिलौने भी बैटरी से चलते हैं। इसी तरह मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने, प्रोटीन सिंथेसिस करने, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने तथा ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एटीपी का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको एटीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन का सफिशिएंट इंटेक होना चाहिए। हम जानते हैं कि प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है और प्लांट्स में लार्ज इंटरसेलर स्पेसेस होते हैं जिसके कारण सभी सेल्स एयर के कांटेक्ट में रहती हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डिफ्यूज़न से होता है। डिफ्यूज़न किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पर एंड प्लांट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि प्लांट्स रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और दिन के समय ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि रेस्पिरेशन प्रोसेस तो प्लांट्स में भी हमारी तरह लगातार चलता रहता है। इसे समझने के लिए हम दो प्रोसेसेस की बात करेंगे, एक फोटोसिंथेसिस एंड दूसरा रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में प्लांट्स द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है। फोटोसिंथेसिस दिन के समय होता है जबकि रेस्पिरेशन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए दिन के समय रेस्पिरेशन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है और फोटोसिंथेसिस द्वारा बनी ऑक्सीजन को प्लांट्स द्वारा रिलीज़ किया जाता है। क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए रेस्पिरेशन द्वारा बनी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है।
आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन में कुछ नया सीख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। क्योंकि हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन की तुलना में वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले बहुत तेज़ होती है, ताकि वो जल्दी जल्दी सांस लेकर अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। फिशेस माउथ के थ्रू वाटर को इंटेक करती हैं और उसे गिल्स की तरफ धकेलती हैं। वहाँ से वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है। डिफरेंट एनिमल्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। इन ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो। ये सरफेस एरिया फाइन एंड डेलिकेट होता है। यूजुअली ये एनिमल की बॉडी के अंदर होता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे। इस सरफेस तक एयर को पहुंचाने के लिए एनिमल्स में एयर पैसेज भी होते हैं। ह्यूमंस में एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी में जाती है। नॉस्ट्रिल्स से गुजरने वाली एयर पैसेज में प्रेजेंट फाइन हेयर से फिल्टर होकर अंदर जाती है। इस पैसेज में म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। एयर थ्रोट से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। थ्रोट में कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती है जो एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाती है। लंग्स में ये एयर पैसेज आगे से आगे छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता जाता है और लास्ट में ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स पर जाकर ख़त्म होता है। इन स्ट्रक्चर्स को एल्वियोलाई कहा जाता है। इन एल्वियोलाई में ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई की वॉल्स में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। हमारा ब्लड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर एल्वियोली में रिलीज़ कर देता है और एल्वियोलर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है, जिसे ब्लड द्वारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। एयर को अंदर लेने एंड बाहर निकालने के ब्रीदिंग साइकिल के दौरान लंग्स में हमेशा एयर का थोड़ा वॉल्यूम बचा रहता है। इसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इससे एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। जब एनिमल की बॉडी साइज़ लार्ज होता है तो सिर्फ डिफ्यूज़न प्रेशर की मदद से ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसके बजाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करते हैं। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट रेड ब्लड कार्पसल्स में प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन के प्रति हाई एफिनिटी रखता है, यानी कि ये आसानी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के मुकाबले वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, इसलिए ये ज़्यादातर डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। फ्रेंड्स, इस तरह ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचकर वहां पर एटीपी प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हम वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी लें। एक स्ट्रॉ की हेल्प से इसमें एयर ब्लो करें। आप देखेंगे कि लिक्विड मिल्की हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है और ये बेसिक नेचर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि एक मिल्की सॉल्यूशन होता है। और इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हम ब्रीदिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करते हैं। लंग कैंसर दुनिया में होने वाली डेथ्स के सामान्य कारणों में से एक है।
रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर पार्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ये सीलिया इनहेल की गई एयर में से जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। स्मोकिंग से ये हेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे डस्ट, स्मोक एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स लंग्स में चले जाते हैं, जिससे लंग्स में इन्फेक्शन, कफ एंड लंग कैंसर हो जाता है। स्टे हेल्दी एंड जस्ट से नो टू स्मोकिंग। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।